Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. Students, आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स एडवांस यानी IoT एडवांस के सब्जेक्ट में कुछ नए टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। खासकर आज हम लोग वेरिएबल्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स और डेटा टाइप पे फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोकस करेंगे वेरिएबल्स पे, डेटा टाइप्स पे, ऑपरेटर्स पे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वेरिएबल्स पे, और यहाँ पे है द वर्ल्ड ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स को देखेंगे, ऑपरेटर्स को देखेंगे और डेटा टाइप्स को हम लोग देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन लेवल पे पाइथन के बेसिक चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होप आपको बेसिक सब तक सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल आता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब टर्म वेरिएबल हम लोग देखते हैं तो वेरिएबल से आपके मन में बहुत सारी बातें आती होंगी। वेरिएबल शब्द को देख के आपके मन में बहुत सारी बातें आती होंगी। स्टूडेंट्स, आप सब ने मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को आपने यूज किया है। मैथमेटिक्स में वेरिएबल को जब हम यूज किया करते थे, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हर जगह हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो होता क्या है ना कि मैथमेटिक्स की ज़रूरत हमें साइंस और इंजीनियरिंग के हर फील्ड में है। क्योंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग करके और मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ करके कहीं ना कहीं हम अपने साइंस के और इंजीनियरिंग के एनालिसिस को आसान बनाते हैं, उसे कंसेप्ट को लोगों तक ईजिली पहुंचा पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने एनालिसिस को, अपने कैलकुलेशंस को और भी सिंपलर बना पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आप सबने वेरिएबल टर्म जरूर यूज़ किया होगा। आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में जो डेटा हम लोग यूज़ करते हैं या मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ दो तरह के नंबर्स को हम लोग मेनली डील करते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे ये नंबरिंग सिस्टम के हमारे जो होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये सबको एक बार जैसे हमने लिख दिया, इसकी एक फिक्स वैल्यू है, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू है जो 2 से हम लोग डिनोट करते हैं। ये सब एक फिक्स नंबर्स हैं। लेकिन वही मैथमेटिक्स में दूसरे तरह के नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल का मतलब है कि ऐसे नंबर्स या ऐसे डिजिट्स जिनकी वैल्यू कभी भी बदल सकती है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको बदल सकते हैं। तो डेफिनेटली वो नंबर फिक्स नहीं है, तो उसको किसी भी एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरली हम लोग एक्स, वाई, पी, क्यू, इस तरह के नंबर से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। यानी हमें पता है कि इस नंबर की वैल्यू हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलेगी। बस उसको एक हम नोटेशन दे देते हैं और हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल है। अब इसकी अलग अलग वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं और इससे हम मैथमेटिकल इक्वेशन को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप सबने लिखा होगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y = mx + c लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, c यहाँ कांस्टेंट को इंडिकेट करता है और m यहाँ स्लोप को इंडिकेट करता है। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन को, अगर मान लीजिए आपका ये एक्सिस है और यहाँ किसी स्ट्रेट लाइन को अगर हम इस तरह से दिखाते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y = mx + c से। अब इनका मतलब क्या है? तो यहाँ पर डेफिनेटली x एक्सिस है, यहाँ पर डेफिनेटली y एक्सिस है, इधर जाके आपका नेगेटिव y एक्सिस होगा, इधर जाके आपका नेगेटिव x एक्सिस होगा। और यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यानी x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें मिलेगी और उससे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिफाइन होगा। और m क्या होता है? m स्लोप होता है। स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से, यानी ये जो एंगल होगा, ये इस थीटा के करस्पॉन्डिंग, ये जो एंगल होगा इस थीटा के करस्पॉन्डिंग m = tan थीटा यहाँ पे वैरी करेगा, यानी m = tan थीटा जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपने देख रखा होगा कि हम लोग वेरिएबल को यूज करके अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, अपने मैथमेटिकल एनालिसिस को और भी सिंपलर हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को यूज़ किया। अब वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते हैं, y की कोई भी वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते हैं, और या फिर x को अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलें, y को डिपेंडेंट, तो x की कोई वैल्यू कंप्यूट करेंगे, हमें y की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। यहीं पे आपने देखा कि एक कांस्टेंट भी वैल्यू है जिसको हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये जो डेटा है जिसको हम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, और ये जो डेटा इसको वेरिएबल से इंडिकेट करते हैं उसकी वैल्यू को हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम जब चाहें बदल सकते हैं। तो वेरिएबल्स को आप सबने मैथमेटिक्स में यूज़ कर रखा है। अब आ जाते हैं लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वेरिएबल्स का
क्या मतलब है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी स्टूडेंट्स वेरिएबल का मतलब कुछ उसी तरह का है। यहाँ भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को वेरिएबल लेके हमें चलने की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी वैल्यू को हम अपने प्रोग्रामिंग के कोर्स में, हम अपने कोडिंग के कोर्स में, हम अपने कोडिंग को करते हुए उन वैल्यूज़ को हम बदल सकते हैं, उन वैल्यूज़ को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में उन वैल्यूज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स प्रॉपर डेफिनेशन में। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर वेरिएबल्स, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, इसके प्रॉपर डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएं तो हम लोग कह सकते हैं पॉइंट वाइज अगर हम लोग देखें कि वेरिएबल्स आर नेम्स गिवन टू द डेटा वी नीड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट इन आवर प्रोग्राम्स। तो है क्या कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से चले हम लोग, तो वेरिएबल्स वैसे नाम है जो हम किसी डेटा को देते हैं, ठीक है, किसी डेटा को हम लोग देते हैं, असाइन करते हैं, और क्यों करते हैं, तो हम उस डेटा को स्टोर कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें अपने प्रोग्राम्स में। यानी वेरिएबल्स आर द नेम गिवन टू डेटा दैट वी नीड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट इन आवर प्रोग्राम्स। तो वेरिएबल्स वैसे नाम हैं जो हम डेटा को देते हैं और डेटा को वो नाम असाइन करते हैं, असाइन करने के बाद उस डेटा को, ताकि हम उस डेटा को स्टोर कर सकें और उसका जहाँ चाहे जिस तरह से हम इस्तेमाल कर सकें, यानी मैनिपुलेट कर सकें। कहाँ, तो अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर डेफिनेशन है वेरिएबल का। आगे हम लोग देखते हैं, अब आपको एग्जांपल देके यहाँ समझाया जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस सपोज योर प्रोग्राम नीड्स टू स्टोर एज ऑफ यूजर। सपोज दैट आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसमें आपको यूजर का एज स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे, ये करने के लिए सबसे पहले आपको इस डेटा का कोई नेम असाइन करना होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में यूजर एज लिख दिया गया, यूजर एज लिख दिया गया, और इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करना होगा, तो इस तरह से आपको सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, यूजर एज असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आगे मैं बताऊंगा आपको कि मैथमेटिक्स में इसको हम इक्वलिटी का साइन बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो भी चीजें हैं, जो भी वैल्यू है, उसको हमने असाइन कर दिया इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को जो लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ ये क्या है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स में इसको हम लोग इक्वलिटी का साइन कहते हैं, इसका मतलब होता है सिर्फ इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ समथिंग। लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और इसका मतलब है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को हमने असाइन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको। तो यहाँ इस तरह से कोई भी एक वेरिएबल हमने ले लिया और वेरिएबल को डिक्लेयर हमने कर दिया है यहाँ पे। तो एग्जांपल के लिए सपोज दैट यूजर का एज हमें स्टोर करना है अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कंप्यूटिंग मेथड्स में, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। अब होगा क्या कि हमने वेरिएबल को डिफाइन जब कर दिया और हमने यूजर एज करके उस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, तो होगा क्या कि हमारा प्रोग्राम एलोकेट करेगा एक सर्टेन एरिया ऑफ योर कंप्यूटर स्टोरेज स्पेस। यानी जैसे ही हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जैसे ही हमने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, तो हमारा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज स्पेस में एक पर्टिकुलर एरिया उसको असाइन कर देगा। तभी तो हम उसमें डेटा को मैनिपुलेट कर पाएंगे, डेटा को स्टोर कर पाएंगे अलग अलग। अब क्या है, तो स्पेस असाइन करेगा, और क्यों असाइन करेगा, तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए। आगे क्या है, यू कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई दिस डेटा बाय रेफरिंग टू इट बाय नेम यूजर एज। और जैसे ही एक एग्जांपल आपको बताया गया है जहां हमें प्रोग्रामिंग करके यूजर का एज स्टोर करना था, वहाँ एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, इसको एक इनिशियल वैल्यू हमने दिया, आगे देखेंगे वो इनिशियल वैल्यू का मतलब। और जैसे ही इस वेरिएबल को हमने डिफाइन किया, जैसे इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, हमारा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज स्पेस में एक सर्टेन स्पेस इसको एलोकेट कर देगा इसके डेटा को स्टोर करने के लिए। और हम लोग जब चाहें इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जो वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया उसके डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इस डेटा को। ठीक है, कैसे, तो इस नेम से रेफर करके जो ऑलरेडी हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट क्या है, एवरी टाइम यू डिक्लेयर अ न्यू वेरिएबल यू नीड टू गिव एन इनिशियल वैल्यू। और जब हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, तो हमें एक इनिशियल वैल्यू दे देना होगा। जैसे यहाँ यूजर एज एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, तो इसको एक इनिशियल वैल्यू 0 हमने दे दिया, कोई भी एक इनिशियल वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। यहाँ के एग्जांपल में हमने इसको 0 दे दिया है। और आगे क्या है, we can always change this value in our program later on। तो जब चाहे, शुरुआत में क्या होता है, जब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको इनिशियल वैल्यू देना होता है, और जब चाहे हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने प्रोग्रामिंग में हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये
वेरिएबल है और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सबसे बेसिक स्टेप्स, सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शन को हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट्स। अब इन वेरिएबल्स के बारे में और भी कुछ अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज अगर हम लोग देखें तो यहाँ दिया हुआ है वी कैन आल्सो डिफाइन मल्टीपल वेरिएबल्स एट वन गो। टू डू दिस सिंपली राइट। अब होता क्या है कि जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि यूजर का एज अगर हमको अपने प्रोग्राम में स्टोर करना है तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यूजर एज, उसको एक इनिशियल वैल्यू दे दिया, तो एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमें बहुत सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है, वो भी हम एक साथ एक ही लाइन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इस पैटर्न पे सपोज दैट हमको अपने प्रोग्रामिंग में यूजर एज को स्टोर करना है, वेरिएबल रखना है, अलग अलग यूजर के अलग अलग एज होंगे, उसको हमें स्टोर करने जाना है। तो डेफिनेटली यूजर एज जो हमने डिक्लेयर किया वो वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होगी, वेरी होगी। और मान लीजिए एक दूसरा वेरिएबल भी हमें स्टोर करना है जिसको हम यूजर नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां मान लीजिए यूजर का नेम भी हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से दो अलग अलग लाइन में दो अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसे इनिशियल वैल्यू देने के बजाय हमें फ्रीडम है अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि हम इस तरह से एक ही साथ एक ही लाइन में अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरह से कॉमा से सेपरेट करके। जैसे दो वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना था यूजर इज और यूजर नेम, तो सिंपली हम लोग यूजर इज कॉमा देके यूजर नेम और उसका असाइनमेंट ऑपरेटर, और पहला वाला जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पहले वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू, दूसरा वाला जो होगा हमारे दूसरे वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू। तो पहले वाले में हमने आगे हम लोग देखेंगे डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, हम लोग ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, स्ट्रिंग को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या है, ये इंटीजर का डेटा टाइप है जो यूजर के नेम का एक इनिशियल वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करने को इनिशियल वैल्यू में देना पड़ता है। तो यूजर एज का इनिशियल वैल्यू यहाँ 30 हमने दे दिया, यूजर नेम का इनिशियल वैल्यू पीटर हमने दे दिया। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टेक्स्ट मैसेज को हम लोग पाइथन के डेटा टाइप में स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसको सिंगल कोट में या डबल कोट में, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कोट के बजाय हम लोग इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग इस तरह से प्लेस कर देते हैं। यानी यहाँ पे एक ही लाइन में एक ही बार में दो वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया, और उसके रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि हर वेरिएबल को जो हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, दो क्या दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, सबको कॉमा से सेपरेट कर दे जाएंगे। और इनिशियल वैल्यू देने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर देके उसकी इनिशियल वैल्यू को भी कॉमा से हम लोग सेपरेट कर दे जाएंगे। तो ये तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, चाहे एक वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, हम लोग इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब क्या है कि ये जो हमने डिक्लेयर किया ना एक ही लाइन में, ठीक है, तो ये हमारी चीज़ों को, तो ये हमने डिक्लेयर किया ना एक ही लाइन में, इसने हमारी चीज़ों को आसान बना दिया। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, हर एक लाइन में एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको इनिशियल वैल्यू देना पड़ता, फिर दूसरी लाइन में जाके वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको इनिशियल वैल्यू देना पड़ता, थर्ड मान लो कोई वेरिएबल है तो यहाँ लिख के उसको इनिशियल वैल्यू देना पड़ता, अलग अलग लाइन्स में हमें जाना पड़ता। यहाँ क्या है एक ही लाइन में कॉमा सेपरेट कर करके हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी ये दोनों ही चीज़ें इक्विवेलेंट है, इसने हमारे काम को थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आसान बना दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब स्टूडेंट्स वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए सर्टेन डिफाइंड रूल्स हैं, उन रूल्स को एक एक करके हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन से रूल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए और वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आ जाते हैं नए टॉपिक पे। ये टॉपिक क्या है, नेमिंग ए वेरिएबल। तो कुछ रूल्स हैं, होता क्या है कि हर एक चीज़ को, हर एक सब्जेक्ट को जो लोग पढ़ते हैं ना उसके सर्टेन डिफाइंड रूल्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है और उन रूल्स के हिसाब से ही हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, उन रूल्स के हिसाब से ही हम अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, हम अपने एनालिसिस को कर पाते हैं। तो यहाँ भी सर्टेन डिफाइंड रूल्स हैं कि वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो अपने मन से कुछ भी नहीं डिक्लेयर कर सकते, उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं, एक एक करके हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। यहाँ क्या है, अ वेरिएबल नेम इन पाइथन कैन ओनली कंटेन लेटर्स, और लेटर्स में भी क्या है, स्मॉल लेटर्स यानी लोअर केस लेटर A to Z और अपर केस लेटर नंबर्स और अंडरस्कोर। यानी स्टूडेंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वेरिएबल जब भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, वो इन चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही बना होना चाहिए। पहला कि जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, और उसमें भी लोअर केस लेटर यानी स्मॉल लेटर्स ए से लेके जेड तक, उसके बाद कैपिटल लेटर्स ए से लेके जेड तक। यहाँ स्टूडेंट्स मिसप्रिंट है, इसमें ए से लेके बी तक दिया हुआ है, तो आपको यहाँ ए से लेके जेड तक लिखना है, ए से लेके जेड तक समझना है। तो लोअर केस लेटर्स ए से लेके जेड तक, अपर केस लेटर्स ए से लेके जेड तक, नंबर्स और अंडरस्कोर, यानी इन चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही हमें वेरिएबल बनाना है, हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। कौन कौन सा, तो लोअर केस लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो हैं ए से लेके जेड तक,
अपर केस लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के जो है ए से लेके जेड तक, नंबर्स और अंडरस्कोर्स, इन चारों में से ही, इन चारों के कॉम्बिनेशन से कोई वेरिएबल को हमें बनाना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब कंडीशन भी है, लेकिन ध्यान देना है, कंडीशन क्या है, हाउएवर द फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी अ नंबर, यानी इन चारों के कॉम्बिनेशन तो आपको बनाना है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि पहला कैरेक्टर जो होगा आपके वेरिएबल का वो नंबर नहीं हो सकता है। बाकी तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉलर केस लेटर पहला कैरेक्टर बन सकता है, अपर केस लेटर पहला कैरेक्टर बन सकता है, अंडरस्कोर पहला कैरेक्टर बन सकता है, लेकिन नंबर को हम पहला कैरेक्टर नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको एग्जांपल देके बताया गया कि हेंस यू कैन नेम योर वेरिएबल एज, एग्जांपल देके बताया गया कि जिस तरह से ऐसे यूजर नेम हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से यूजर नेम हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से यूजर नेम टू हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन टू यूजर नेम हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पहला यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो नंबर है, तो ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब अंडरस्कोर की जरूरत भी हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इसलिए बनी कि जो भी बड़े बड़े वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे, कभी कभी होता है कि जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं ना, एक्चुअली इंग्लिश के अल्फाबेट में दो अलग अलग वर्ड से बना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यूजर नेम ही लें, तो इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम लोग यूजर नेम लिखते तो यूजर एक अलग वर्ड है, नेम एक अलग वर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब होता क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे ही हम लोग जाएंगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंग्लिश की तरह ये बीच में खाली स्पेस हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये अलाउ नहीं करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी वेरिएबल को लिखना होगा तो बीच में कोई खाली स्पेस नहीं देना होगा। अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो इंग्लिश में बहुत आसान था कि सिंपली हमें इंग्लिश लिटरेचर में अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यूजर ये वर्ड अलग और दूसरे वर्ड को लिखने से पहले हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे गैप दे देते हैं, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। लेकिन पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेस नहीं अलाउड होता है, तो दो अलग अलग वर्ड हैं। अब इनको जब स्पेस नहीं अलाउड है तो मजबूरी है हमें इस तरह से वेरिएबल को लिखना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश के वर्ड्स का जो मतलब हमें समझ में आता है, वो यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वर्ड है कौन सा, क्योंकि ये इतना लंबा वर्ड है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन है, अलग अलग हमारे लिए रिकॉग्नाइज कर पाना मुश्किल होता है। तो एक तरीका है या तो हम अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर के कॉम्बिनेशन को यूज करें, जिससे है कि हमें बीच में स्पेस नहीं देने वाली जरूरत भी हमारी फुलफिल हो जाए, और साथ साथ इन दोनों वर्ड को अलग अलग हमारे लिए समझ पाना, रिकॉग्नाइज करना भी आसान हो जाए। तो यहाँ एक तरीका क्या था कि यूजर को हमने स्मॉल दे दिया, यहाँ एन का अगला वो जो वर्ड शुरू हो रहा है उसके पहले लेटर को, पहले कैरेक्टर को हमने कैपिटल दे दिया। इससे क्या है कि बीच में कैपिटल होने से थोड़ा सा हमारे लिए रिकॉग्नाइज करना आसान है कि नेम अलग वर्ड है, यूजर अलग वर्ड है, और साथ साथ हमने इन दोनों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के हिसाब से बीच में स्पेस भी नहीं दिया है। लेकिन फिर भी थोड़ा कभी कभी रिकॉग्नाइज करना हमारे मुश्किल होता है, तो इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए इसमें अंडरस्कोर का प्रोविजन दिया गया। यहाँ पे क्या है, दोनों वर्ड्स दिखने में अलग अलग में लगते हैं, और हमारा जो कंडीशन है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बीच में स्पेस नहीं देना है, वो कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो जाता है कि हमने स्पेस नहीं दिया, बल्कि उसको उसके जगह को हमने फिल कर दिया अंडरस्कोर के कैरेक्टर से। तो स्पेस भी हमने नहीं दिया और दोनों वर्ड अलग अलग दिख भी रहे हैं, तो हमारे लिए उन चीज़ों को समझ पाना आसान हो जाता है। इसलिए भी अंडरस्कोर के प्रोविजन को वेरिएबल में इंसर्ट किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन करते समय, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रपोज करते समय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे कुछ और पॉइंट्स हम लोग आ जाते हैं। इसमें क्या है, इन एडिशन देयर आर सम रिजर्व्ड वर्ड्स दैट यू कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ प्री असाइंड मीनिंग इन पाइथन। और अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो होता क्या है कि हम लोग इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर तो कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन रूल्स के हिसाब से, लेकिन इसके अलावा एक और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमने रिजर्व कर दिया है, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय, क्योंकि वैसे वर्ड्स को ऑलरेडी पहले से असाइन किया हुआ, प्री असाइंड मीनिंग दिया हुआ है हमारे पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब ये रिजर्व वर्ड्स कैसे हैं, तो रिजर्व वर्ड्स हैं प्रिंट, इनपुट, इफ, वाइल, और आगे हम लोग और भी देखेंगे। इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स कहते हैं, तो पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे 32 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड्स को जिनका पहले से प्री असाइन्ड मीनिंग हमने ऑलरेडी दे रखा है पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनको हमने रिजर्व कर रखा है, ऐसे रिजर्व वर्ड्स को हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक कोई पहले से डिक्लेयर किया हुआ मीनिंग है हमारे पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पहले से असाइन किया हुआ एक मीनिंग है, तो हम लोग उसको वेरिएबल की तरह नहीं ले सकते हैं,
और ऐसे रिजर्व वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स भी कहते हैं। कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आगे आपको दिखेगा कि हम लोग प्रिंट कीवर्ड को यूज़ करेंगे कुछ चीज़ों को डिस्प्ले कराने में, किसी डिस्प्ले स्क्रीन पे हम लोग इनपुट को यूज़ करेंगे, किसी डेटा को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट की तरह ट्रीट करने के लिए, इनपुट की तरह प्रोवाइड करने के लिए इफ वाइल इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करके आगे चलकर उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? फाइनली वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, यूजर नेम इज नॉट सेम एज यूजर नेम। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि फाइनली इंपॉर्टेंट क्या है कि अगला रेस्ट्रिक्शन को भी हमें ध्यान रखना है। वो क्या है कि हमारे जो वेरिएबल होंगे जिनको हम डिक्लेयर करेंगे वो केस सेंसिटिव होंगे। ठीक है, यानी अपर केस में अगर हम यानी अगर लोअर केस में ए लिखते हैं और अपर केस में ए लिखते हैं तो दोनों ही ए है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन दोनों को अलग अलग रिकॉग्नाइज किया जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों एक नहीं है। इसीलिए आपको एग्जांपल देकर समझाया गया कि यूजर नेम ये भी है, यूजर नेम ये भी है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोअर केस लेटर को हमने यूज़ किया है। यहाँ हमने लोअर केस लेटर को तो यूज़ किया है, लेकिन बीच में ये जो एन है वो अपर केस लेटर है। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर देखें, इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो कैपिटल लेटर है। तो डेफिनेटली यूजर नेम ये भी है, यूजर नेम ये भी है, लेकिन हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये दोनों वेरिएबल अगर हम लेके चलते हैं तो ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, क्योंकि हमारे वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स एकदम बेसिक्स हम लोग लेके चल रहे हैं। आपको यहाँ तक वेरिएबल समझ में आया होगा कि वेरिएबल को किस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, कौन कौन से रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं किसी वेरिएबल को लेने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को यूज़ करने के लिए अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके कोडिंग में। अब स्टूडेंट्स कुछ और पॉइंट्स हम लोग आ जाते हैं, इसमें हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ क्या है, देयर आर टू कन्वेंशंस व्हेन नेमिंग अ वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, तो पाइथन में जब वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल की नेमिंग को हम लोग यूज करेंगे, तो दो परंपराएं चली आ रही हैं। कन्वेंशन मतलब परंपरा से जिन चीजों को हम लोग लेके चलते हैं, दो कन्वेंशंस को हम लोग जनरली लेके चलते हैं। अब ध्यान रखना, ये रूल्स नहीं है, ये कन्वेंशन है। ठीक है, परंपराएं हैं। कौन कौन से कन्वेंशंस हैं अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, वी कैन आइदर यूज द कैमल केस नोटेशन, वी कैन आइदर यूज द कैमल केस नोटेशन और यूज अंडरस्कोर्स। तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर से और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्टेन जो डिफरेंसेस हैं, उन्हीं डिफरेंसेस को दूर करने के लिए कुछ हम लोग लॉजिक्स का, कुछ कन्वेंशंस का हम लोग सहारा लेते हैं। थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लिटरेचर में मान लो दो वर्ड्स आपको लिखना है, कोई भी दो वर्ड्स। ठीक है, कोई भी दो वर्ड, मान लो कुछ भी, जैसे सपोज दैट किसी का नाम ही हम लोग, मान लो किसी का नाम सुनील कुमार है, तो हम लोग जनरली इंग्लिश में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लो चलो इंग्लिश लिटरेचर में पहला लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सुनील, और इस तरह से कुमार हम लोग लिख सकते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में क्या हुआ कि हम लोग एक वर्ड लिखे, ठीक है, दूसरा वर्ड है तो इसके बीच में हमने एक स्पेस दे दिया, सो दैट कि हमारे रिकॉग्नाइज करना आसान होगा कि ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। लेकिन यही चीज़ अगर हमें ऐसे लिखना हो, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, ये तो चलो दो वर्ड्स है, फिर भी रिकॉग्नाइज करना आसान होगा। सपोज दैट इंग्लिश में और ज़्यादा वर्ड आपको लिखना है, सुनील कुमार इज अ गुड बॉय, ही लिव्स एट पटना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इंग्लिश लिटरेचर में सारे वर्ड्स को हमने अलग अलग लिख दिया, हमारे रिकॉग्नाइज करना आसान होगा। लेकिन पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेस तो अलाउड नहीं है। अगर मान लो ये पूरे दो लाइन का आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से लगातार लिखते जाएंगे, स्पेस तो अलाउड नहीं है, लगातार आप लिखते चले जाएंगे। तो होगा क्या कि इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर तो हम लोग कर देंगे। ठीक है, मान लो एक ही लाइन में मान लो हमने लिख दिया इसको ऐड पटना, इधर ना करके एक ही लाइन में लिख दिया, वेरिएबल डिक्लेयर तो कर देंगे, लेकिन सिंपली हमें पढ़ के समझ पाना हमारे मुश्किल होगा, हमारे दूसरे प्रोग्रामर्स को, दूसरे यूजर्स को पढ़ पाना और उसे समझ पाना मुश्किल होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करने समय अगर मान लो आपका
वेरिएबल बड़ा है, कुछ वर्डों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो हमारी मजबूरी है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्पेस तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इनको अलग अलग देख के समझना आसान हो जाए, स्पेस नहीं देने के बावजूद भी इनको अलग अलग देख के समझना आसान हो जाए। इसको करने के लिए हम लोग दो कन्वेंशन को लेके चलते हैं। कन्वेंशन कौन कौन से हैं? तो या तो हम लोग कैमल केस नोटेशन यूज करेंगे या अंडरस्कोर्स यूज करेंगे, यानी इन सब वर्ड्स को हम सेपरेट भी कर दें और बीच में स्पेस भी नहीं रहे, या एक तरीका है कैमल केस लेटर हम लोग यूज करें। अब कैमल केस लेटर क्या है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कई बार बताया है अपने लेक्चर्स में कि साइंस और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत बार हमें नाम से ही देख के सब कुछ पता चल जाता है, टर्म्स के बारे में हमें बहुत हद तक आइडिया मिल जाता है अगर हम डिक्शनरी में नहीं जाते हैं, जानते हैं उन नाम का मतलब अगर हमें आता हो। तो होता क्या है, और दूसरी खासियत क्या है कि साइंस और इंजीनियरिंग में जो हमारे आसपास की चीज़ें हो रही है ना, उन्हीं से सीख के उन्हीं से प्रेरणा लेके हम किसी चीज़ को डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बताया गया स्टार्टिंग से कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, प्रकृति और प्रकृति के नियमों को समझना ही फिजिक्स है, और फिजिक्स हमारे इंजीनियरिंग का इंटीग्रल पार्ट है। तो होता क्या है कि हमने यहाँ नाम दे दिया कैमल केस, तो कैमल केस लेटर्स उसका मतलब क्या होगा, कैमल केस नोटेशन का मतलब क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देख रखा है कि रेगिस्तान में जो ऊंट होता है ना, जो ऊंट पाया जाता है, तो उस तरह से इसकी लंबी गर्दन होती है और इस तरह से पीछ पे उसके कोवर निकला रहता है और आगे फिर इस तरह से पैर वगैरह उसके बने रहते हैं। तो होता क्या है कि उसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें ना, ठीक है, तो उसके आउटर स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से उतार और चढ़ाव इस तरह से रहते हैं, ठीक है। यानी उसके बॉडी पार्ट का ये पार्ट एकदम उठा हुआ है ऊपर की तरफ, ये पार्ट एकदम डाउन है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है कैमल का, ऊंट का, ठीक है। इसी नोटेशन को कैमल केस नोटेशन कहा गया है। जैसे इंग्लिश में वो लिखते हैं ना, तो कुछ स्मॉल यानी लोअर केस लेटर्स लिखते हैं और कुछ कैपिटल यानी अपर केस लेटर लिखते हैं। तो यहाँ जैसे ये है ना कि कहीं पे इस तरह से उतार है, कहीं इस तरह से चढ़ाव है, ठीक है, कहीं यहाँ पे डाउन लेवल है, कहीं यहाँ पे अप लेवल है, हाई लेवल है। तो इस तरह से लेटर्स में भी क्या होता है, कुछ लेटर स्मॉलर लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं यानी लोअर केस लेटर्स हैं, कुछ लेटर कैपिटल लेटर्स हैं यानी अपर केस लेटर हैं। इनके कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऊपर नीचे वाला, उतार चढ़ाव वाला, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन को जब हम यूज करते हैं, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, तो उसको कैमल केस नोटेशन हम लोग कहते हैं। एक तरीका है कि बड़े वेरिएबल बड़े वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने वेरिएबल्स, ठीक है, या अलग अलग वर्ड के कॉम्बिनेशन से बने हुए वेरिएबल्स को हम इस तरह से नोटेशन हम लोग लिख सकें कैमल केस से या अंडरस्कोर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कैमल केस इज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग कंपाउंड वर्ड्स विद मिक्स केसिंग, ठीक है। मिक्स केसिंग किस तरह से? तो इस तरह से, जैसे आपको एग्जांपल देके स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है कि अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इस तरह से, दिस इज वेरिएबल नेम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो ये देखो कैसे बना है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। दिस इज ए वेरिएबल नेम, यानी 1 2 3 4 5 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। अब हमारी मजबूरी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि इन वर्ड्स को इंग्लिश लिटरेचर की तरह हम सेपरेट करके स्पेस से सेपरेट करके नहीं लिख सकते हैं। तो एक तरीका है कैमल केस नोटेशन से लिखना कि हम एक साथ लिख भी दें और इंग्लिश की तरह इन वर्ड्स को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर पाना, पहचान पाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ हमने क्या किया कि दिस को लिख दिया स्मॉल से, बीच में इज एक नया वर्ड शुरू हो रहा है, तो इसके पहले लेटर आई को हमने कैपिटल से यानी अपर केस से लिख दिया, इज आई एस स्मॉल में है, फिर एक नया वर्ड शुरू हो रहा है अ, ठीक है, उसको हमने कैपिटल कर दिया, फिर एक नया वर्ड शुरू हो रहा है वेरिएबल वी हमने कैपिटल कर दिया, ठीक है, उसका नया वर्ड शुरू हो रहा है एन हमने कैपिटल कर दिया। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस तरह से कैमल केस नोटेशन हम यूज करते हैं। कैमल केस नोटेशन इस तरह से कैमल के स्ट्रक्चर से जो रिजेंबल करता है, जहाँ लोअर थिंग्स भी हैं, अपर थिंग्स भी हैं, हाइट का अंतर है, इसको हमने यूज किया स्मॉलर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से कैमल केसिंग करके हम यूज़ करते हैं। आगे हम लोग ज़्यादातर कैमल केसिंग करके यूज़ करेंगे। और दूसरा जो अल्टरनेट तरीका हमारे पास है, जो कॉमन प्रैक्टिस है, वो वेरिएबल को सेपरेट करने का। जैसे उसी वेरिएबल को अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि दिस इज द वेरिएबल नेम, इन 5 वर्ड के कॉम्बिनेशन से जो वेरिएबल हमने पहले डिक्लेयर कर रखा है, उसी वेरिएबल को अगर दूसरी तरह से डिक्लेयर करना होता तो हम लोग इस तरह से डिक्लेयर कर सकते थे। यहाँ और आसान है इस वेरिएबल में अलग अलग वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना, पहचान पाना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स अंडरस्कोर से सेपरेटेड हैं। तो कंडीशन को भी हमने फुलफिल कर लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रिस्ट्रिक्शन है कि बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते हैं, साथ साथ वर्ड्स को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर पाना, पहचान पाना भी हमारे लिए आसान होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि दो कन्वेंशंस हम लोग लेके चलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। पहला है कैमल केस नोटेशन और दूसरा है अंडरस्कोर से हम वर्ड्स को सेपरेट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को आपको समझ में आया होगा।